हेलो, एमए फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स। आज हम डिमेंशिया के बारे में बातें करेंगे। डिमेंशिया, जिसे हिंदी में मनोभ्रंश कहते हैं, एक ऐसी विकृति है जिसमें कि व्यक्ति जो है एक निश्चित स्तर के कॉग्निशन लेवल को बनाए रखने में, यानी जो उसका एक निश्चित स्तर का चेतनता स्तर है, उसको बनाए रखने के लिए जो आवश्यक कॉग्निशन की मात्रा होती है वह बनाए नहीं रख पाता है, उसमें कमी या न्यूनीकरण होता है। डिमेंशिया की अवस्था में जो कॉग्निशन है उसमें काफ़ी जो है वह ह्रास उत्पन्न होता है। DSM-4 में जो डिमेंशिया है उसको बहुत सारे कॉग्निटिव दोषों से चित्रित बताया गया है, विशेष रूप से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं। इसमें जो चेतनता है, कॉन्शियसनेस लेवल है, इसमें जो स्मृति में ह्रास निश्चित रूप से दिखाई देता है। इसमें जो जनरल इंटेलिजेंस, लर्निंग, मेमोरी, लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग और ओरिएंटेशन, परसेप्शन, अटेंशन, इन सब में व्यक्ति को समस्याएं इसकी दिखाई देती हैं और इससे प्रभावित सामाजिक योग्यताएं, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं डिमेंशिया में प्रभावित हो सकती हैं। डिमेंशिया के डायग्नोसिस के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि लक्षणों के परिणाम स्वरूप व्यक्ति की सामाजिक एवं व्यावसायिक क्रियाशीलता में भी सिग्निफिकेंट ह्रास या कमी उत्पन्न हुई हो। साथ ही साथ वर्तमान की क्रियाशीलता व्यक्ति की पूर्व की क्रियाशीलता में सार्थक रूप से कम हो, यानी जैसा व्यक्ति पहले एक्टिव रहता था, जैसी उसकी याददाश्त थी, उसके मुकाबले वर्तमान में उसकी जितनी भी परफॉर्मेंस हैं उसमें कमियां दिखाई दे रही हैं, तो इसको हम डिमेंशिया के कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में ले सकते हैं। डिमेंशिया स्थिर अथवा स्थायी या रिवर्सिबल हो सकता है और इसका एक निश्चित बेसिक फैक्टर अवश्य होता है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उस फैक्टर की पहचान किस प्रकार से की जाए। यदि स्थायी क्षति पहुंचने के पूर्व ही चिकित्सा आरंभ की जाए तो सभी व्यक्तियों में लगभग सुधार की संभावना, यानी डिमेंशिया से ग्रस्त व्यक्तियों में अगर पूरी तरह से क्षति उत्पन्न होने से पहले अगर ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाए तो 15% सुधार दिखाई देता है। इस तरह के रोग में व्यक्ति का व्यवहार आरंभ में तो संगठित दिखाई देता है, वह वातावरण के प्रति संपर्क भी रखता है और उसकी सिमेंटिक और एपिसोडिक मेमोरी में भी बहुत ज़्यादा ह्रास शुरू में नहीं दिखता है, लेकिन जैसे ही यह ह्रास कमी दिखाई देने लगती हो, यह जरूरी नहीं है कि यह आरंभिक अवस्था में ही दिखाई देना शुरू कर दे। सामान्यतः जो शॉर्ट टर्म मेमोरी ही जल्दी प्रभावित होती है, यानी अल्पकालिक स्मृति इसके द्वारा शीघ्र प्रभावित होती है और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है डिमेंशिया के रोगी में जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, अमूर्त चिंतन है, नए ज्ञान, कौशल, पेशी नियंत्रण, समस्या समाधान, जजमेंट, निर्णयात्मकता, इन सब में कमी दिखाई देने लगती है। रोगी के व्यक्तित्व में भी, उसके पर्सनालिटी में भी ह्रास कमी दिखाई देती है और उसमें मोटिवेशनल फैक्टर का अभाव दिखता है। यानी डिमेंशिया का जो रोगी होता है वह अन्य लक्षणों के साथ साथ उसमें
संवेगात्मक नियंत्रण, नैतिकता और जो मॉरल वैल्यूज हैं इनमें भी कमियां दिखाई देती हैं। यानी इस प्रकार का व्यक्ति जो है किसी भी प्रकार की क्रियाओं को कहीं भी करने के लिए उसको बहुत वह सोचता विचारता नहीं है। उसकी क्रियाएं अनैतिक भी दिखाई दे सकती हैं। अध्ययन यह प्रमाणित करते हैं कि डिमेंशिया अधिकतर ओल्ड एज में होने वाला रोग है और अमेरिका में 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों में इसकी व्यापकता 1.5 यानी 1.5% तक अनुमान की गई है और 85 वर्ष की 85 की एज के बाद इसकी व्यापकता बढ़कर 16 से 25% तक हो जाती है। डिमेंशिया का जो सभी रोगी हैं उनमें लगभग 50 से 60% जो रोगी होते हैं उनमें यह मनोभ्रंश या डिमेंशिया कई प्रकार का हो सकता है। इसी में एक सामान्य प्रकार जो है जिसे अल्जाइमर प्रकार का डिमेंशिया कहते हैं, अल्जाइमर टाइप कहते हैं, यह सामान्य जनसंख्या में आयु वृद्धि होने के साथ साथ अल्जाइमर का जो रोग है इसमें वृद्धि होती है और 65 वर्ष की आयु के पुरुषों में अल्जाइमर के जो पाया जाता है घटनाक्रम उसकी व्यापकता लगभग 0.6% तथा महिलाओं में 0.8% तक अनुमानित है। 90 वर्ष की आयु में इसकी व्यापकता 21% तक अनुमानित की गई है। इनमें से लगभग 40 से 60% तक रोगियों में जो रोग की तीव्रता होती है वह मध्यम से तीव्र तक होती है। अधिकांशतः इस रोग का आरंभ 50-60 वर्ष की आयु के बाद या उत्तरार्ध कह सकते हैं 60 से 70 वर्ष की आयु में दिखाई देता है और 80 के बाद भी दिखता है। कभी कभी यह रोग जो है 40 से 50 वर्ष की आयु में भी दिखाई देने लगता है, लेकिन 40 से 50 वर्ष की आयु में इस रोग का केस बहुत कम मिलता है। अल्जाइमर का दूसरा प्रमुख प्रकार वेस्कुलर डिमेंशिया है। इस प्रकार के मनोभ्रंश का, इस प्रकार के डिमेंशिया का मुख्य रूप से जो कारण है वह जो सेरेब्रोवैस्कुलर डिसीज के कारण या उच्च रक्तचाप के कारण व्यक्ति में इस प्रकार का रोग दिखाई देता है। डिमेंशिया के सभी रोगियों में लगभग 15 से 30% तक जो हैं वह वेस्कुलर डिमेंशिया से ही ग्रसित होते हैं। सामान्यतः यह 60 से 70 की आयु के बीच में पाया जाता है और लगभग 10 से 15% रोगियों में अल्जाइमर रोग एवं वेस्कुलर डिमेंशिया दोनों ही दिखाई देते हैं। इसके अन्य भी प्रकार हैं। अब हम आपको सबसे पहले अल्जाइमर के बारे में बताना शुरू करते हैं। 1901 में एक जर्मन मनोचिकित्सक एलॉस अल्जाइमर ने एक 51 वर्षीय 51 साल की महिला में, जो कि आगस्टे डी उनका नाम था, उनमें उनका डॉक्टर अल्जाइमर ने उनका इंटरव्यू लिया और उनको कुछ वस्तुएं दिखाई, कई प्रकार की वस्तुएं दिखाई और फिर उसके बाद वस्तुओं को हटाने के बाद उन्होंने महिला से पूछा कि आपको क्या क्या वस्तुएं दिखाई गई थीं, परंतु
उस महिला को उन वस्तुओं की कोई भी याद नहीं थी, कोई स्मृति नहीं थी। तब डॉक्टर अल्जाइमर ने उस महिला के इस व्यवहार को ये कहा कि ये एमनेस्टिंग राइटिंग डिसऑर्डर, स्मृति लोप लेखन विकृति के नाम से उन्होंने लिखा। और इस प्रकार जो ऑगस्टे डी थी, वह पहली ऐसी महिला थी जिनमें कि इस रोग के लक्षणों की पहचान की गई थी। बाद में डॉक्टर अल्जाइमर ने बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एमिल क्रेपलिन की प्रयोगशाला में कार्य करने वो चले गए वहाँ पर जर्मनी। और क्रेपलिन उस समय मनोचिकित्सा पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिख रहे थे। और क्रेपलिन का यह मानना था कि तंत्रिका विकारों का संबंध नैदानिक मनोचिकित्सकीय क्रियाओं से होता है। 1906 के आरंभ में ही ऑगस्टे डी की मृत्यु हो गई। यानी हमने ये देखा कि वो 56-57 की एज में ही वह एक्सपायर कर गई। अल्जाइमर ने तब इस महिला की मृत्यु के पश्चात 2 चिकित्सकों के साथ मिलकर ऑगस्टे डी की शरीर रचना एनाटॉमी से संबंधित और स्नायु विकार से संबंधित परीक्षण किए। और 3 नवंबर 1906 को अल्जाइमर ने ऑगस्टे डी के उदाहरण को साउथ वेस्ट जर्मन साइकियाट्रिस्ट के 37वीं सभा 37th असेंबली ऑफ साउथ वेस्ट जर्मन साइकियाट्रिस्ट में प्रस्तुत किया और यह व्याख्या दी कि ऑगस्टे डी में जो प्रत्यक्षित रोग है उसके लिए मस्तिष्क में उपस्थित तंत्रिका तंतु के उलझाव से उत्पन्न जो मतलब गुच्छे थे, उसमें कुछ चकत्ते एमिलॉइड प्लेक्स पाए गए, कुछ चकत्ते पाए गए और यह उस रोग के जिम्मेदार हो सकते हैं। क्रेपलिन ने अपनी पुस्तक में इस रोग का वर्णन अल्जाइमर नामक रोग से किया और सन 1910 तक संपूर्ण साइकोलॉजिस्ट ग्रुप में वैज्ञानिक समुदाय में इस रोग का नाम अल्जाइमर नाम से ही प्रचलित था। शरीर के अंगों में एजिंग के साथ साथ एजिंग यानी जरावस्था, वयोवृद्धि, जो क्षति उत्पन्न होती है उस क्षति के कारणों को आज तक खोजा नहीं जा सका है, क्योंकि वयोवृद्धि के कारण मस्तिष्क में भी क्षति होती है। वृद्धावस्था में इस प्रकार की जो मस्तिष्कीय क्षति होती है उससे जो मनोचिकित्सकीय सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं वो संलक्षण होते हैं और उसे जराजन्य मनोभ्रंश कहा जाता है, सेनाइल डिमेंशिया कहते हैं। परंतु कुछ दुर्लभ परिस्थितियां यानी कुछ ऐसी भी सिचुएशन होती हैं जिसमें व्यक्ति में वृद्धावस्था के पूर्व भी इस प्रकार की मस्तिष्क की क्षति उत्पन्न हो सकती है और इससे संबंधित जो भी मनोचिकित्सकीय संलक्षण हैं उसे पूर्व जराजन्य मनोभ्रंश कहते हैं। इस प्रकार डिमेंशिया के बारे में अल्जाइमर ने जो अध्ययन किया और उसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो चकत्ते हैं यह इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। 20वीं शताब्दी के अधिकांश समय तक यह 45 से 65 वर्ष की आयु के लोगों में उत्पन्न जो पूर्व जराजन्य यानी ओल्ड एज के पहले ही जो डिमेंशिया के लक्षणों को जानने के लिए अल्जाइमर का निदान अल्जाइमर रोग के लक्षणों को देखा जाता था। परंतु शीघ्र यह ज्ञात हो गया कि सामान्य जो एजिंग फैक्टर है, प्रोसेस है,
उसके पहले भी जो लक्षण उत्पन्न होते हैं और 1970 के दशक में 1970 और 1980 के दशक के आरंभ में 65 वर्ष से कम और अधिक आयु वाले व्यक्तियों में उत्पन्न डिमेंशिया के लिए अल्जाइमर प्रकार के मनोभ्रंश का नाम उपयोग में लिया गया। आजकल अल्जाइमर रोग एक विशेष प्रकार का डिमेंशिया या फैक्टर माना जाता है जिसके विशिष्ट संलक्षण हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं लक्षण की बात नहीं कर रही हूँ, मैं संलक्षण की बात कर रही हूँ, जिसमें कई सारे लक्षण मिश्रित रूप से दिखाई देते हैं। इसका आरंभ अप्रत्याशित और विकास जो है धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। इस रोग का विकास जो है शुरू में धीमी गति से होता है। इसकी कुछ जो है नैदानिक विशेषताएं भी हैं। इस रोग का निदान करना बहुत ही कठिन है, यानी कारणों की खोज करना बहुत कठिन है, क्योंकि जब मनोभ्रंश के अन्य सभी कारण अस्वीकार कर दिए जाते हैं तब अल्जाइमर की संभावना व्यक्त की जाती है। यानी जो स्मृति ह्रास है उसमें जब बाकी सारे फैक्टर्स जितने अन्य प्रकार के हैं उसको जब हम नहीं मानते हैं तब अल्जाइमर के आधार पर रोग के लक्षणों का निदान करना शुरू करते हैं। इसके लिए विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे पारिवारिक इतिहास विधि, शारीरिक परीक्षण, प्रयोगशाला परीक्षण और साथ ही साथ मुख्य रूप से MRI तकनीक से भी प्रमाण प्राप्त किए जा सकते हैं। जो यह रोग है इसका आरंभ व्यक्ति में बिना किसी कॉग्निशन या संज्ञान के आरंभ हो जाता है और इस रोग के आरंभ होने की निश्चित या अनुमानित तिथि माने कोई ऐसी डेट हम नहीं बता सकते हैं, डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं कि इस डेट से ऐसे सिम्टम्स शुरू हुए हैं। और रोग की जो आरंभिक अवस्था में ही हो व्यक्ति की जो क्रियाशीलता है वह धीरे धीरे आरंभिक अवस्था में ही अलग होने लग जाती है और उसकी सोशल इंटरेस्ट, सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक क्रियाएं जो होती हैं वह कम होने लगती हैं। उसकी जो मेंटल सतर्कता है, मानसिक सतर्कता, एडजस्टमेंट, इन सब में कमी दिखाई देती है। साथ ही साथ उसकी जो नई थिंकिंग है, दिनचर्या है, इसके प्रति जो जरा भी उसकी रूटीन में परिवर्तन हो, कुछ नए विचार हो, तो इस सब को वह उसकी सहने की जो सहनशीलता है उसमें कमी आने लगती, यानी वह उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाता है। और धीरे धीरे जो व्यक्ति की एक्टिविटीज होती हैं, उसकी थिंकिंग होती हैं, वह सेल्फ सेंटर्ड हो जाती हैं, आत्म केंद्रित हो जाती हैं और रिग्रेशन बिहेवियर भी देखने को मिलते हैं। रिग्रेशन यानी प्रतिगमनात्मक व्यवहार, यानी उसमें बच्चों जैसी क्रियाएं या टेंडेंसी दिखाई देने लग जाती हैं, जैसे उसका अपने खाने की क्रियाओं, दैनिक क्रियाओं, इन सब पर कोई विशेष नियंत्रण नहीं होता है। और जैसे जैसे यह चेंजेस तेज होते जाते हैं, परिवर्तन तीव्र होते जाते हैं, वैसे वैसे उससे संबंधित लक्षण जो हैं वह शॉर्ट टर्म मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी, सिमेंटिक मेमोरी सब में दिखाई देने लगते हैं। और उसकी जो व्याकरण है उसका उपयोग तो वह करता है, यानी उसकी लैंग्वेज में जो ग्रामर है उसका यूज तो वो करता है, लेकिन वह बहुत स्पष्ट नहीं होता है, संबंधित नहीं होता है और अर्थपूर्ण प्रकार का नहीं होता है।
एम्प्टी स्पीच, कभी कभी वह अस्त व्यस्त, बाधित अथवा दोषपूर्ण निर्णय, व्याकुलता, इस तरह के लक्षण उसमें दिखाई देते हैं। उसमें संभ्रांति की अवस्थाएं भी दिखाई देती हैं। विशिष्ट लक्षण भी होते हैं। एक रोग से दूसरे रोग में स्थिरता हो सकती है। यानी इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं विभिन्न रोगियों में अलग प्रकार के पाए जाते हैं, और नैदानिक विशेषताओं में हम ये नहीं कह सकते हैं कि सभी प्रकार के रोगियों में एक ही प्रकार के लक्षण हो, क्योंकि इसके लक्षणों में इतने ज़्यादा डिफरेंस पाए जाते हैं। इसीलिए इस रोग के कारणों की खोज करना बहुत आसान नहीं होता है, और रोग की जो चरम सीमा या अंतिम अवस्था में सभी रोगी एक निष्क्रिय अवस्था में पहुंच जाते हैं, और इस रोग का जो अंत है वह मृत्यु ही होता है। अल्जाइमर से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनमें झूठे विश्वास यानी व्यामोह भी दिखाई देते हैं। इस प्रकार का जो रोगी होता है वह हमेशा दूसरों के प्रति शंका रखता है। उसे ये हमेशा एहसास होता रहता है कि लोग उसके खिलाफ कोई योजना बना रहे हैं, कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, और इतना वह आशंकित रहता है कि उसे हमेशा यह लगने लगता है कि लोग उसे क्षति पहुंचा रहे हैं। व्यक्ति जो है वह असहयोगी प्रकार का हो सकता है, और भाषा में उसके अपशब्दों का उपयोग भी दिखाई दे सकता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि व्यक्ति एकाएक बहुत ज़्यादा अग्रेसिव या हिंसात्मक प्रवृत्ति का हो सकता है, और जबकि कभी-कभी वह बहुत अधिक निष्क्रिय टाइप का, पैसिव टाइप का भी हो जाता है। उसमें जो है इस प्रकार के व्यवहार में कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर खोजा जाए तो वह नहीं दिखाई देता है। और जो व्यामोह होते हैं, पैरानॉइड डिसऑर्डर भी आपने पढ़ा है कि ज़्यादातर दो प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं, या तो महानता के या दंडात्मक। अन्य भी प्रकार हैं लेकिन मुख्य दो होते हैं। तो ऐसे में जो दंडात्मक व्यामोह होते हैं उसके कारण व्यक्ति में ऐसे विचार उत्पन्न हो सकते हैं कि वह ईर्ष्यापूर्ण हो सकता है, भ्रमों से ग्रसित हो सकता है। इसमें व्यक्ति अपने जीवन साथी के प्रति भी बहुत निष्ठा नहीं प्रदर्शित करता है, माने वह उस पर दोषारोपण कर सकता है, और परिवार के जो फैमिली मेंबर्स हैं उन पर भी अनेक प्रकार के झूठे आरोप लगा सकता है। बहुत कम रोगी ही जो होते हैं वह जिनमें दंडात्मक व्यामोह पाया जाता है उनमें शारीरिक उग्रता का प्रदर्शन कम रोगी करते हैं। इस कारण से इस रोग के जो रोगी होते हैं उनकी देखभाल करना कठिन होता है। व्यामोह की अधिकता के कारण, व्यामोह यानी झूठे विश्वास के कारण, ये जो व्यक्ति होते हैं यह बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, संवेदनशील होते हैं और शंकालु प्रवृत्ति के भी होते हैं। रोग की अवस्था में जो रोगी होता है उसकी व्यक्तित्व संबंधी विशेषताएं जो होती हैं वह दिखाई देने लगती हैं, और उनमें घातक परिवर्तन और एज से संबंधित जो स्ट्रेस हैं उसके कारण भी होते हैं। अल्जाइमर के जो रोगी होते हैं उनमें स्वयं के संज्ञानात्मक हीनता का ज्ञान उन्हें नहीं होता है। यानी अल्जाइमर के रोगी को यह एहसास नहीं होता है कि उसके कॉग्निशन में किसी प्रकार का डिके है या कमी है। जो अल्जाइमर के रोगी होते हैं वह काफ़ी कुछ रोग भ्रमित, इनमें जो है वह स्मृति ह्रास भी गंभीर रूप में दिखाई देता है। ये रोगी जो होते हैं किसी लक्ष्यहीन कार्य में
निरंतर लगे रह सकते हैं। यानी ऐसे कार्य जरूरी नहीं है कि यह कर रहे हों जो कुछ विशेष लक्ष्य या मकसद से संबंधित होते हैं। ऐसे जो रोगी होते हैं कई बार ऐसी वस्तुओं या सामग्रियों को एकत्रित करते हैं जो कि यूजलेस होती हैं, और इनका जो कार्य भी होता है यह विशेष क्रियाओं को बार बार रूप में दोहराते रहते हैं, और इनमें बेचैनी के लक्षण, विषाद के लक्षण भी पाए जाते हैं। जो डिप्रेशन से ग्रस्त अल्जाइमर के रोगी होते हैं वह रोग भ्रम से भी, रोग भ्रम आपने पढ़ा है, रोग भ्रम से भी ग्रसित हो सकते हैं। इनमें जो रोग भ्रम होता है वह काफ़ी गंभीर रोगों के बारे में इन्हें रोग भ्रम हो सकता है। और रोगी जो है अगर वह शारीरिक रूप से फिजिकली एक्टिव है तो इनमें सुसाइड केसेस का खतरा बहुत ही बढ़ जाता है। आपने पढ़ा है कि जिनमें दंडात्मक व्यामोह होते हैं उनमें सुसाइड के केस अधिक पाए जाते हैं। यह भी देखा गया है कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे जो रोग है उसकी तेजी जो है वह बढ़ती जाती है और शारीरिक लक्षण भी दिखाई देते हैं। यानी मांसपेशियों के क्षय और निष्क्रियता के कारण रोगी बिस्तर पर पड़ सकता है, और यदि मृत्यु नहीं होती है तब वह इस स्थिति में पहुंच चुका रहता है कि वह अपने से खाना भी नहीं खा पाता है, अपनी दैनिक क्रियाएं भी वह नहीं कर पाता है, उसका इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक हो जाता है और उसकी श्वास संबंधी, हृदय संबंधी, नाड़ी संबंधी समस्याएं और न्यूमोनिया आदि के कारण उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इस रोग की जो ड्यूरेशन है वह 7 से 10 वर्ष का सामान्यतः पाया गया है, किंतु कई केसेस ऐसे हैं जिसमें 4 से 5 वर्ष में ही रोगी की मृत्यु हो जाती है, और कुछ ऐसे भी केसेस मिले हैं जिसमें कि 15 साल तक भी रोगी जो है वह जीवित रह जाता है। अल्जाइमर से संबंधित जो प्रमुख अध्ययन किए गए हैं उनमें यह पाया गया है कि जो अल्जाइमर के रोगी हैं उनमें 40% रोगियों में इसका फैमिली बैकग्राउंड या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी आनुवंशिक कारक का इतिहास मिलता है। इस रोग के विकास में यानी आनुवंशिक कारकों की भूमिका हम मान सकते हैं। अध्ययन यह भी बताते हैं कि विषम रूपी जुड़वा, ये आप जितने भी अध्ययन देख रहे होंगे कि जो विषम रूपी जुड़वा है उनकी तुलना में कोई भी जो मानसिक विकृति है वह समरूपी जुड़वा में होने की संभावना बढ़ जाती है। तो अध्ययन में इसमें भी यही पाया गया है कि जो विषम रूपी जुड़वा की तुलना में समरूपी जुड़वा बच्चों में इस रोग के उत्पन्न होने की संभावना लगभग 5 गुना बढ़ जाती है। और यह भी पाया गया है, यह भी स्पष्ट हो रहा है कि यह जो रोग है वह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जीन्स के द्वारा ट्रांसफर होता है, और इनका संबंध जो है वह 1, 14 और 21 गुणसूत्रों से संबंध पाया गया है। यानी जो गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोसोम्स की जो संख्या बताई गई है उसमें पहला, 14वां और 21वां जो है वह इस रोग के लिए रिस्पॉन्सिबल माना गया है। अभी नज़दीक में हुए अध्ययनों में यह भी पता लगा है कि अल्जाइमर रोग में कुछ विशेष वंशानुगत कारणों में कि गुणसूत्र 21 की जो लंबी उसकी जो पूंछ होती है
उस पर जो है उस पर एमिलॉइड यानी एमिलॉइड पूर्वगामी प्रोटीन जो है उस वह स्थित होने के कारण इस प्रकार के रोग में कुछ लक्षण रोग के उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार से कई अध्ययन किए गए और इस संबंध में यह पाया गया कि यह जो क्रोमोसोम्स हैं इसके कारण यह विशेष प्रकार की विकृतियां दिखाई देती हैं और इसके कारण ऐसी विकारी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं जिससे जो प्रोटीन है उसका अधिक जमाव हो जाता है और इस अधिक जमाव के कारण यह रोग होता है। और इसमें भी जो 21वां गुणसूत्र है उसकी एबनॉर्मेलिटी को इस रोग का प्रमुख कारण 1987 ने बताया है। अन्य प्रकार के अध्ययनों में भी यह पाया गया है कि जीन्स E4 को अल्जाइमर का एक प्रमुख कारण माना गया है और जिसमें भी E4 जीन की जो उपस्थिति होती है उसमें इसकी संभावना बढ़ जाती है। इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि जीन्स और क्रोमोसोम संबंधी जो अध्ययन हुए हैं उनमें विभिन्न कारणों के जो भी विकृतियां हैं, चाहे प्रोटीन का जमा हो जाना, चाहे उनमें उनकी संख्या या उनके आकार प्रकार विकृतियों के कारण, ये इस प्रकार के अध्ययन जो हैं वो प्रमाणित करते हैं आनुवांशिक या जैविक कारकों की भूमिका को। इस संबंध में चूहों पर भी कुछ प्रयोग किए गए और उनके अध्ययनों में भी यह पाया गया कि इसका संबंध जैविक कारकों से है। अभी जो अल्जाइमर संबंधी जो अध्ययन हैं इनको हम बहुत ही प्रूफ नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत अधिक स्पष्ट या वंशानुगत संबंधी जो घटनाएं मिली हैं वो अपवाद स्वरूप भी हैं। इनके जो अधिकांश मतलब जो लक्षण है वो सब में स्पष्ट रूप से नहीं दिख पाता है। साथ ही साथ इस संबंध में बहुत ज़्यादा जो फैमिलियर बैकग्राउंड है, जो पारिवारिक इतिहास है, उसके संबंध में बहुत प्रमाण अभी नहीं मिल पाए हैं। इस रोग के विकास में पर्यावरणीय कारक और वंशानुगत कारकों की परस्पर क्रिया करके भी परिणाम प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। इस संबंध में यह भी पाया गया है कि हेड इंजरी, मस्तिष्क में लगने वाली चोट का भी क्या अल्जाइमर रोग से संबंध है। जितने भी ये आनुवांशिक अध्ययन संबंधित वैज्ञानिक हैं वह यह मानते हैं कि विलंब से आरंभ होने वाला जो उम्र के साथ आरंभ होने वाला अल्जाइमर रोग वह जो है जोखिमपूर्ण और सुरक्षात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है और इस संबंध में अभी आनुवांशिक और पर्यावरणीय कारकों के जो इंटरेक्शन है इस संबंध में अभी बहुत अधिक अध्ययनों की आवश्यकता है। इस संबंध में जो अल्जाइमर रोग है इस संबंध में स्नायु विकृति के बारे में भी अध्ययन किया गया है और स्नायु विकार के संबंध में अल्जाइमर रोग और मस्तिष्क की संरचना से संबंधित जो स्नायु विकार संबंधित ज्ञान है उसमें सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से मस्तिष्क के टिश्यूज का अध्ययन करके कुछ विशेषताएं प्राप्त हुई हैं। यह पाया गया है कि जो चकत्ते स्पॉट्स जो पाए गए हैं इनमें गहरे रंग के पदार्थों के छोटे छोटे क्षेत्र जो कि स्नायु सिरों के नष्ट ढेर से प्रतीत होते हैं। डॉक्टर अल्जाइमर ने इन्हें ही एमिलॉइड चकत्ते कहा था।
यानी कि इस प्रकार के जो मस्तिष्कीय चकत्ते हैं, इनकी जो है वह पुष्टि हुई है। साथ ही साथ अध्ययन में ये भी पाया गया है कि जो न्यूरोफाइबर्स हैं, स्नायु कोशिका शरीर के जो तंत्रिका तंतु हैं, उनके नियमित जो रेगुलर उनका जो सेट है, वह आपस में जब उलझकर एक गुच्छे का रूप धारण कर लेता है, तो भी इस प्रकार के रोग के लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा जो छोटे छोटे ऊतक हैं, उनमें जो छेद की उपस्थिति है, जिन्हें कणी रिक्तिकाएं कहा जाता है, इनमें जब क्षय होता है तो इसके कारण भी इस प्रकार के रोग के लक्षण उत्पन्न होते हैं। अल्जाइमर से संबंधित और भी परिवर्तनों के बारे में अध्ययन किए गए हैं, जिसमें ये पाया गया है कि कुछ जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं, वह मस्तिष्क में पाए जाने वाले कुछ रसायनों में भी होते हैं। इस संबंध में हिप्पोकैम्पस क्षेत्र, मस्तिष्क के हिप्पोकैम्पस क्षेत्र में स्नायु कोशों के सर्वाधिक क्षय होने संबंधित अध्ययन भी एडलर 1994 ने किया है। फिर भी इस प्रकार के जो प्रभाव मिलते हैं, इनके आधार पर यह भी पाया गया है कि जो बेसल फोरब्रेन है, अग्र मस्तिष्क में जो स्नायु कोशिका शरीर जो पाए जाते हैं, सेल बॉडीज के एक ग्रुप में सबसे अधिक क्षय होता है और इसमें एसिटाइल कोलिन जो है वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस संबंध में जो अध्ययन किए गए हैं, वह व्हाइट हाउस 1982 के द्वारा किए गए हैं। इस संबंध में अन्य भी निरीक्षण किए गए हैं और उसके अध्ययन के आधार पर एक विशेष सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ, जिसे कि एसिटाइल कोलिन अपक्षय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार यह हाइपोथेसिस दी गई कि जो एसिटाइल कोलिन है, उसके स्नायु प्रेषित की अपर्याप्त उपलब्धता, यानी इसकी जो स्नायु प्रेषित करने की जो टेंडेंसी है, उसमें पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने पर, अपर्याप्त उपलब्धता होने पर ही अल्जाइमर का रोग होता है। किंतु यह हाइपोथेसिस पूरी सत्य नहीं है। इस कारण इस दिशा में तेजी से और शोध अध्ययन हुए और यह देखा गया कि क्या औषधियों से जो है वह ऐसी औषधियाँ जो एसिटाइल कोलिन विरोधी औषधियाँ हैं, उससे क्या अल्जाइमर रोग की तरह की अस्थायी अवस्था उत्पन्न की जा सकती है। इस संबंध में कोपेलमैन 1986 ने अध्ययन किए और टेक्रिन नामक औषधि मस्तिष्क में ये देखा गया कि टेक्रिन नामक जो औषधि है, वह मस्तिष्क की एसिटाइल कोलिन की उपलब्धता में वृद्धि करती है और इसके उपयोग से अल्जाइमर के रोग में वृद्धि होती है और इससे जो है वह अल्जाइमर जो रोग के रोगी हैं, उनमें अस्थायी संज्ञानात्मक सुधार किया जा सकता है। इस तरह से व्हाइट हाउस 1993 ने यह प्रमाणित किया और यह भी सत्य है कि स्नायुविक क्षति जितनी अधिक होती है, एसिटाइल कोलिन की जो एक्टिविटी है, क्रियाशीलता है, उसमें उतनी ही अधिक कमी उत्पन्न होती है। किंतु इतने प्रूफ भी यह अभी तक स्पष्ट नहीं कर सके हैं कि कौन कौन से कारक, कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो एसिटाइल कोलिन को स्रावित करते हैं, सेक्रेशन करते हैं
और इसमें स्नायु कोशिकाओं के अपक्षय के लिए, डिके के लिए यह जिम्मेदार हैं। अल्जाइमर के जो रोगी होते हैं उनके मस्तिष्क के जो स्नायु संरचनात्मक अध्ययन हुए हैं उससे यह तो पता चलता है कि इस रोग में मस्तिष्क का काफी अपक्षय होता है। मस्तिष्क में पाए जाने वाले चकत्ते, उलझे हुए तंत्रिका तंतु के गुच्छे और साथ ही साथ कॉर्टेक्स और हिप्पोकैम्पस के क्षेत्र में जो स्नायुविक क्षति भी दिखाई देती है। साथ ही कॉर्टेक्स में जो हमारे स्नायुवी साइनेप्स हैं उनमें भी लगभग 50% अपक्षय हो जाता है, जिसके कारण जो मस्तिष्क में कणिका जो रक्त दिक्तिकाएं का निर्माण होता है। तंत्रिका तंतु के जो उलझे हुए गुच्छे होते हैं वह अल्जाइमर के अतिरिक्त डाउन सिंड्रोम, पार्किंसन रोग तथा सामान्य वयोवृद्ध व्यक्तियों में भी आयु वृद्धि के साथ साथ उत्पन्न होते हैं और दिखाई देते हैं। तंत्रिका तंतु के उलझे हुए जो गुच्छे होते हैं सामान्यतः कॉर्टेक्स, हिप्पोकैम्पस, नाइग्रा एवं लोकस सेल्युलस में पाए जाते हैं और यह जो सेमाइल प्लेक्स हैं यानी जराजन्य चकत्ते हैं, ये श्वेत सार में चकत्ते हैं। इन सब को अल्जाइमर रोग के प्रमुख लक्षणों के रूप में स्वीकार किया गया है। इस संबंध में अभी बहुत अधिक अध्ययनों की आवश्यकता है। अभी बस इतना ही कहा जा सकता है कि अल्जाइमर रोग और इन जो चकत्ते हैं इनमें तीव्रता में कोरिलेशन पाया जाता है। कल हम आपको इसके डिमेंशिया से रिलेटेड अन्य डिसीजेस के बारे में बताएंगे।